हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिव्योरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सोशल साइंस चैप्टर 2, जो ज्योग्राफी का चैप्टर है, शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो जी इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ सरफेस के बारे में। ठीक है, अब हम अर्थ सरफेस पे ओशंस देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, ग्लेशियर्स देखते हैं, वैलीज देखते हैं। तो क्या ये ओवरनाइट बन गए थे या फिर हमेशा से अर्थ ऐसी दिखती थी क्या? तो नहीं, अर्थ की सरफेस कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, और इस चेंज होने के पीछे रीज़न है कुछ पावरफुल नेचुरल फोर्सेस। जो फोर्सेस कॉन्टिन्यूसली अर्थ को चेंज करते रहते हैं, उसकी मूवमेंट होती रहती है और उसी वजह से वो चेंज होती रहती है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम स्टेप बाय स्टेप यही समझेंगे कि माउंटेन कैसे फॉर्म हुए, कैसे वैलीज बनी, कैसे अर्थ का जो है मूवमेंट होती रहती है, हर टाइम जो चेंज होती रहती है। ठीक है, सारे प्रोसेस पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके अर्थ में कैसे उसके शेप बदलने में कैसे वो काम आते हैं। ठीक है, लेट्स मूविंग ऑन। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे दो सुपर फोर्सेस। ठीक है, जो इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ठीक है, यही वो दो सुपर फोर्सेस हैं जो हर टाइम अर्थ की मूवमेंट में हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस को एंडोजेनिक फोर्सेस भी बोलते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक फोर्सेस भी बोलते हैं। अगर बात करूँ एक्सोजेनिक फोर्सेस की, तो ये जो अर्थ की सरफेस पे काम करते हैं। ठीक है, वेदरिंग हो गई, इरोजन, लैंडस्लाइड्स, जैसे विंड, रनिंग वाटर, ये सब हो गए, ये बाहर सरफेस पे काम करते हैं। और वहीं अगर इंडोजेनिक फोर्सेस की बात करूं तो ये विद इन द अर्थ काम करते हैं। जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनोस क्या, वॉल्केनो अंदर से इरप्ट होके आता है, तो वो अर्थ के अंदर काम कर रहा है, वो अर्थ के अंदर इतना फोर्स लग रहा है कि वो अंदर से काम कर रहा है। लेकिन एक लैंडफॉर्म को बनाते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, जब भी एक लैंडफॉर्म फॉर्म होता है, काम इन दोनों फोर्सेस का होता है। ठीक है, तो ये फोर्सेस थे। नेक्स्ट अब हम आते हैं, अब हम समझेंगे अर्थ का इंटीरियर। तो अर्थ का इंटीरियर इन तीनों चीज़ों से बना है। ठीक है, पहले बाहर की लेयर की बात करूं तो क्रस्ट, ये सबसे पतली लेयर होती है और जिसपे ओशंस है, माउंटेन्स है और हम सब रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अंदर आता है मैंटल। ठीक है, और इस मैंटल के अंदर कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं हमारे, और ये थिक लेयर होती है और बहुत हॉट लेयर होती है, और ना ही ये पूरी सॉलिडिफाई होती है। ठीक है, ये हॉट होती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आगे चलकर यही टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने में हेल्प करती है। एंड देन कम्स द कोर, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये अर्थ का सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है, और ये मोस्टली आयरन और निकल से बना होता है। ठीक है, और इसका जो आउटर पार्ट है ये लिक्विड होता है। ओके, अब ये दो टर्म्स याद रखना जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। लिथोस्फीयर हमारा जो ऊपर का क्रस्ट है, क्रस्ट और मैंटल के ऊपर का सॉलिड पार्ट। ठीक है, ऊपर का। और ये एथेनोस्फीयर जो है ये सेमी मोल्टन लेयर होती है, और यही वो एथेनोस्फीयर है जो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहीं से सारी स्टोरी शुरू हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट हम टेक्टोनिक प्लेट्स पे। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या? तो ये देख रहे हैं आप एरो, इधर इनकी मूवमेंट चलती रहती है। ठीक है, अब ये माउंटेन्स, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक बनते कैसे हैं, ये कैसे आते हैं? तो इसका आंसर देते हैं ये प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी जो दी थी WJ मॉर्गन ने। ठीक है, ये बताते हैं कि अर्थ की आउटर लेयर जो होती है वो सिंगल पीस नहीं है, ये कोई बड़े और छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये देख रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहती हैं, लेकिन बहुत स्लोली, धीरे धीरे, और ये हर साल कुछ सेंटीमीटर्स चेंज भी होती हैं। अब जब ये मूव करती हैं तभी इनसे माउंटेन्स बनते हैं, वॉल्केनोज आते हैं और अर्थक्वेक आने का भी खतरा होता है। मतलब अर्थ की सरफेस तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है इन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, और हर साल ये बस कुछ सेंटीमीटर चेंज होती है, लेकिन मूवमेंट पे हर टाइम रहती है। और इनके पीछे, अर्थ के कॉन्स्टेंटली चेंज होने के पीछे क्या रीज़न है? ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हर टाइम मोशन में रहती है। ओके, नेक्स्ट
तो भी टेक्टोनिक प्लेट्स भी सेम नहीं होती है, इसके भी टाइप है। ठीक है, पहला टाइप है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जो प्लेट्स कॉन्टिनेंट्स को कैरी करती है। उसके बाद दूसरी होती है ओशनिक प्लेट्स, जो ओशन फ्लोर को कैरी करती है। ठीक है, जो ओशन के नीचे होती है और उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है उसके लिए वो होती है। ठीक है, तीसरी जो है वो है मिक्स प्लेट, जो बोथ ओशन और कॉन्टिनेंट्स दोनों को कैरी करती है। ठीक है, और अगर हम बात करें मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो ये पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो ये कुछ मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है, और इन्हीं प्लेट की मूवमेंट की वजह से अर्थ पर अलग अलग जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो ये प्लेट्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट थी समझनी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कैसे करती हैं। इन्हें भी तो कोई फोर्स चाहिए होगा ना मूव करने के लिए। अब ये मिलता है कन्वेक्शन करंट से। जो मूवमेंट होती है वो होते हैं कन्वेक्शन करंट। अब ये आता कहाँ से है, ठीक है, अब इसको समझेंगे। तो ये क्या होता है, अर्थ का जो कोर का टेम्परेचर होता है हमारे, ये वाला जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पे ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और इतना बढ़ता है कि जो मेंटल का मटेरियल होता है वो इतना हीटअप हो जाता है कि वो ऊपर जाना शुरू करता है। ठीक है, और ऊपर जैसे जाता है तो वो धीरे धीरे जाते जाते ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, अब ठंडा होने के बाद वो वापस नीचे चला जाता है। अब ये जो मूवमेंट है, ये मटेरियल का गर्म होके ऊपर जाना और उसके बाद ठंडा होके वापस नीचे आ जाना, ये जो मूवमेंट होती है ना, यही वहाँ पे मूवमेंट अर्थ के सरफेस में मूवमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, और यही जो करंट्स होते हैं ये कन्वेक्शन करंट्स कहलाते हैं, इस सर्कुलर मूवमेंट को। ठीक है, कि जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके बाद ठंडा होके वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, जैसे मैग्मा राइज हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, ये करंट्स जो है अपने साथ साथ ऊपर वाले जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनको भी धीरे धीरे पुश और पुल करते हैं, और ऐसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। ठीक है, और इस प्लेट से उससे क्या होता है, जो प्लेट्स होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है, अर्थ के सरफेस पे नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल ट्रिक ये है कि हीट क्रिएट्स मोशन एंड मोशन मूव्स द प्लेट्स। ठीक है, बस ये सिंपल सी थ्योरी है कन्वेक्शन करंट को समझने की, कि हीट जो है वो मोशन क्रिएट करती है और मोशन जो है वो प्लेट्स को मूव करता है। ठीक है, कन्वेक्शन करंट पे बस ये है। नेक्स्ट आते हैं प्लेट बाउंड्रीज पे। अब जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो ऑब्वियसली एक ना एक जगह तो उनका इंटरेक्शन भी होगा। अब कहीं या तो मिलेगी या वो कहीं एक से दूर जा रही होगी, कुछ तो होगा। ठीक है, और जहाँ दो प्लेट्स मिलती हैं उस प्लेट्स को ही प्लेट बाउंड्रीज बोला जाता है। ठीक है, अब ये बाउंड्रीज भी 3 टाइप की होती हैं। पहली है कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, व्हेन दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्लेट्स जो है एक दूसरे की तरफ आ रही होती है, और जब ये कोलाइड करती है, अब जब कोई आपस में आएगा तो वो टकराएगा, और जैसे ही कोलाइड करती है यहाँ पे फॉर्मेशन होती है फोल्ड माउंटेन्स की। यहाँ पे बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो, ये मूवमेंट, ये जो प्लेट्स है ये आसपास आ रही है एरो से, और यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं फोल्ड माउंटेन्स। दूसरी आती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, अब ये बाउंड्री क्या होती है, ये एक दूसरे से दूर जाती है, दे रिपेल। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही होती है, और जब यहाँ पे बीच में मैग्मा बाहर आता है तो ठंडा होकर नई क्रस्ट बना देता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो है वो होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये जो प्लेट्स हैं ये ना तो एक दूसरे के पास आती है ना एक दूसरे से दूर जाती हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहती है। ठीक है, दोनों पैरेलल स्लाइड करती रहती है, और इसी फ्रिक्शन से, जब ये फ्रिक्शन बीच में क्रिएट होता है, इसी फ्रिक्शन से अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारी प्लेट बाउंड्रीज थी। अच्छे से समझना है, पॉइंट्स भी पढ़ लेना बीच बीच में। ठीक है, वैसे तो समझने पे फोकस करो, बहुत आराम से समझ आ जाएगा इसमें। अब आते हैं
इफेक्ट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। अब प्लेट तो मूव हो रही है, ठीक है, अब तक हमने समझ लिया कि प्लेट मूव कैसे करती है। अब देखते हैं इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या होता है कि मूवमेंट हो तो रही है, तो इससे हो क्या रहा है, ठीक है। तो जब प्लेट्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही होती हैं तो अर्थ की सरफेस भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है। वहाँ मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे सरफेस भी चेंज हो रहा है, और इसी मूवमेंट की वजह से जो है माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। डीप वॉल्केनो ट्रेंचेस बन जाते हैं, ओशन ट्रेंचेस, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, अर्थक्वेक्स भी आते हैं, ठीक है। यानी अगर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ही ना करें तो आज जो अर्थ हम देखते हैं वो बिल्कुल अलग होती, कुछ फॉर्मेशन होती ही नहीं, ठीक है। यही मूवमेंट है, यही प्लेट मूवमेंट्स है जिससे अर्थ ऐसी बन रही है, ठीक है। और प्लेट मूवमेंट, ये याद रखना दैट प्लेट मूवमेंट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मेजर चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो प्लेट मूवमेंट की वजह से ही हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है रिंग ऑफ फायर। बहुत फेमस जगह है, आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। ये एक हॉर्स शू शेप देखा है ना, उसकी बेल्ट जो होती है वो उसकी तरह एक रिंग है, ये देखो, ठीक है। अब ये रिंग जो है ये फेमस है और इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि 75% ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज दुनिया के लगभग यहीं पर है, ठीक है। यहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब ये रीज़न क्या है इसका कि क्यों वहाँ पर है, तो पैसिफिक ओशियन है और उसके अराउंड जो है बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं, हर टाइम मूवमेंट होती रहती है, और वही कॉन्टिन्यूस मूवमेंट और इंटरेक्शन की वजह से जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिससे वॉल्केनिक इरप्शंस होते ही रहते हैं, अर्थक्वेक भी आते रहते हैं, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम में रिंग ऑफ फायर पूछें तो इसका मतलब पैसिफिक ओशियन, मैक्सिमम अर्थक्वेक, और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, मैक्सिमम वॉल्केनोज, ये दिमाग में याद रखना। नेक्स्ट आते हैं वेदरिंग पे। अब हमने इंटरनल फोर्सेस पढ़ लिए, अब हम आते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस पे कि अर्थ के एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस वेदरिंग है। तो वेदरिंग में क्या होता है, जैसे सिंपल रॉक्स है अपनी जगह पर, जब वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, वो वहीं के वहीं ना मूव करते हैं ना कुछ, वहीं के वहीं वो टूट जाते हैं। तो यहाँ ये होती है वेदरिंग, ठीक है। अब ये होते कैसे हैं, तो ये होते हैं टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, रेन वाटर आ गए, प्लांट्स की रूट्स हैं उनकी वजह से, ठीक है। जैसे गर्मियों में रोड पे क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो कैसे आते हैं कि दिन का टेम्परेचर कुछ है, रात का टेम्परेचर कुछ हो गया, तो उसकी वजह से, ये चेंज आने की वजह से जो रोड है वो बीच में से टूट जाती है, और सेम ऐसे ही जो रॉक्स होते हैं वो भी ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। वेदरिंग के कुछ टाइप्स है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो मैंने अभी एक सेंटेंस में पढ़ लिया। फिजिकल जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके ऊपर बाहर, ठीक है। केमिकल जो मिनरल्स रिएक्ट कर रहे हैं, जो रॉक, वाटर के, एयर के, ठीक है। बायोलॉजिकल जो प्लांट से हो रहे हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखो तो ये देखो, ये जो रेन वाटर का इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि कैसे बीच में आता है और कैसे वो टूट जाते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस यही है इसकी, अर्थ सरफेस को शेप करने में हेल्प करता है और सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है इरोजन। अब इरोजन जो है, जो सॉइल, रॉक और अदर सरफेस जो होते हैं उसको लेकर कैरी करके चलता है। अब यही समझ लो, वेदरिंग होती है, वेदरिंग हो रही है एक ही जगह पर कि वहीं पे रॉक है और रॉक वेदरिंग हो गई उसमें और वो वहीं पर है। लेकिन जब उस रॉक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और वो भी नेचुरल एजेंट्स से, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, ग्लेशियर्स हो गए, जब ये उस रॉक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो वो क्या होगा, इरोजन होगा, ठीक है। तो वेदरिंग और इरोजन में ये इम्पोर्टेंस डिफरेंस है, वाटर इरोजन, विंड इरोजन, ग्लेशियल इरोजन एंड कोस्टल इरोजन, ठीक है। इसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे, फर्टाइल सॉइल, जो टॉप सॉइल होती है उसको हटा देता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम कर देता है। तो ये इरोजन के कुछ डिसएडवांटेजेस है, लेकिन अर्थ की शेप को चेंज करने के लिए, अर्थ की मूवमेंट को बरकरार रखने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ये था पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सटर्नल फोर्सेस को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने टेक्टोनिक प्लेट्स ये सब पढ़ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट एडुव्योरा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।